हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री का जो चैप्टर 10th है, मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पहले से अवेलेबल है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप वहां से जाके पूरे चैप्टर को विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट या मेरा यूजर नेम है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। आप इसे ध्यान से देखें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो सेटलर होते थे, सेटलर जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, आप क्या समझते हैं सेटलर से। इसको हिंदी में आबादकार भी कहा जाता है। ठीक है, आबादकार, तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, जो सेटलर जो शब्द यूज किया जाता था वो किसके लिए यूज किया जाता था। ये जो शब्द है ये जो साउथ अफ्रीका के लोग होते, यानी जो साउथ अफ्रीका में जो डच लोग थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग रहते थे उनके लिए सेटलर वर्ड का यूज किया जाता था। इसके अलावा और भी है, आगे देखते हैं। देखिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो अंग्रेज लोग रहते थे, ब्रिटिशर जो रहते थे, ब्रिटिश लोग रहते थे, ठीक है, इनके लिए सेटलर वर्ड यूज किया जाता था। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो बाहर के यूरोपीय लोग जो आ जाते थे, बस जाते थे, उनके लिए सेटलर वर्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसका अगर हम सीधा सीधा मतलब समझें तो इसका मतलब ये समझें कि जो बाहरी व्यक्ति आ जाता है, ये बाहरी व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जो बाहर के डच के लोग आते थे उनको सेटलर कहा जाता था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिटिश लोग आते थे, ब्रिटिश लोग जो होते थे उनको सेटलर कहा जाता था। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो यूरोपीय लोग जो थे उनके लिए सेटलर वर्ड का यूज किया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसको हिंदी में आबादकार भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि यूरोप वासियों के द्वारा, जो यूरोप वासी थे इनके द्वारा नई दुनिया के देशों को दिए गए नामों का उल्लेख करना है। क्योंकि देखो, जो यूरोप में रहने वाले लोग थे वो इधर से उधर यात्रा करते थे, उन्होंने नए नए देशों को, नई नई जगह को देखा, तो उन्होंने क्या करा, उनको कुछ नाम दिया। यानी कि यूरोप वासियों के द्वारा नई दुनिया के देशों को जो नाम दिया गया वो आपको बताना है। तो देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से ये कटिंग ले रखी है, तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका वर्ड। तो देखिए, पहली बार अमेरिगो बेसबुक की, ये थोड़ा अजीब नाम है, आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी। नाम है अमेरिगो वेसबुक की। इसने क्या किया था, अपना इसका एक यात्रा वृतांत छपा था, उसमें पहली बार अमेरिका नाम ये जो था ये नाम यूज किया गया था। यानी कि एक यात्री है, ठीक है, जिसका नाम है अमेरिगो वेसबुक की। इन्होंने क्या किया, अपना यात्रा जो कि यात्रा के समय एक वृतांत लिखा। ठीक है, जब ये वृतांत छपा तो उसमें पहली बार ये वर्ड आपको दिखेगा अमेरिका। ठीक है, तो ये अमेरिका नाम पड़ा। इसके बाद है कनाडा। तो देखिए, ये कनाटा, ध्यान से देखो, कनाटा से निकला शब्द है, यानी कनाटा से निकला हुआ एक शब्द है। ठीक है, 1535 में खोजी जॉक कार्टियर नाम है इनका। ये खोजी थे, यानी खोजकर्ता के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। इनका नाम है जॉक कार्टर। तो ये जो जॉक कार्टर थे, ठीक है, इनको मिली जानकारी के मुताबिक, इनको कुछ जानकारी मिली, उसके अनुसार ह्यूरो इरोक्योस की भाषा में कनाटा का मतलब था गांव। ठीक है, कनाटा का मतलब क्या था, गांव। तो इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं ये नाम पड़ा है, कनाडा, कनाटा, कनाडा। काफी मिलता जुलता लग रहा है आपको शब्द। और कनाटा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, गांव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गांव के लिए। तो ये आपको कनाडा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ये नाम कैसे रखा गया, कैसे पड़ा, इसको देखते हैं। तो महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए, ये दक्षिण महासागर में एक भूमि, ऐसे अगर आप देखोगे इसे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया का अलग से नक्शा दिखता है। ठीक है, तो इस भूमि के लिए 16वीं सदी में ये प्रयुक्त, ये जो नाम था ये यूज किया गया। लातिनी जो भाषा होती है उसमें दक्षिण जो होता है, साउथ जो होता है, उसके लिए ऑस्ट्रल वर्ड यूज किया जाता है। जो लातिनी भाषा है उसमें दक्षिण जो साउथ होता है, दक्षिण होता है जो, जिसको हम साउथ कहते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, ऑस्ट्रल। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपको पता है दक्षिणी महासागर में, इसीलिए इसका नाम ऑस्ट्रल से ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम,
जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। सबसे पहले क्या था, हॉलैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था तास्मान, उसने 1642 में टापुओं को देखा था, इन टापुओं को। तो इसके द्वारा ये नाम पड़ा है, ठीक है। डच भाषा में समुद्र को क्या कहा जाता है, जी कहा जाता है, ठीक है। जो डच भाषा है उसमें समुद्र के लिए जी वर्ड यूज किया जाता है। तो ये समुद्र में टापू वगैरह देखे थे, इसी के तहत इसका नाम न्यूजीलैंड पड़ा। तो ये थोड़े से आपको ये याद रखने मुश्किल होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में देख सकते हो या यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना कि कैसे इसका नाम पड़ा, किस शब्द से निकला कनाटा, कनाटा कनाटा कैसे हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रल जो दक्षिण को कहा जाता था उससे कैसे ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड में, जैसे वहां पे जो समुद्र होता है, समुद्र को डच भाषा में जी कहा जाता है, तो कैसे वो न्यूजीलैंड पड़ा। थोड़ी सी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों ने कैसा व्यवहार करा। क्योंकि जो यूरोपीय व्यापारी थे समुद्र मार्ग के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे और ये व्यापार करते थे। जब ये किसी नई जगह पे जाते थे तो लोगों का इनके प्रति व्यवहार जो होता था अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता था। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए 17वीं सदी में यूरोप के जो व्यापारी लोग जो थे, जब वो उत्तरी अमेरिका गए तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखते हैं। तो 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के जो स्थानीय निवासी थे, इन्होंने बहुत ही दोस्ताना और गर्मजोशी भरा व्यवहार किया। तो ये वर्ड आपको यूज करना है पेपर में अगर आए, दोस्ताना और गर्मजोशी, यानी काफी फ्रेंडली, इनका फ्रेंडली व्यवहार था उनके साथ, काफी गर्मजोशी से इनके साथ मिले थे, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों की विशेषताएं बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास के बारे में बताना है और फिर यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। देखिए, कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ आपको थोड़े से याद करने में दिक्कत होगी। तो आप इनको ध्यान से देखो, वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का इतिहास जो है वो काफी पुराना है, काफी प्राचीन समय से मानव जो है यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। शुरुआती मनुष्य, आदि मानव, जिन्हें एबोरिजिनीज कहा जाता था, ये ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है लगभग 40,000, और कई जगह पे ऐसे भी सबूत मिले कि 40,000 साल से पहले से भी यहाँ पे मतलब ये लोग आने शुरू हुए थे। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु मतलब एक पुल है, ठीक है। भूमि का एक पुल आप कह सकते हो। ये जो भू सेतु है, इससे जुड़े न्यू गिनी से आए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लोग थे वो यहाँ पे एक भू सेतु जो एक पुल है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। देखिए, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, समझना है। कहते हैं कि मूल निवासी जो लोग हैं, इनकी परंपराओं को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये पता लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से यहीं पे रह रहे थे। यानी ये प्राचीन समय से यहीं के बाशिंदे हैं, ठीक है। यहीं पे बसे हुए, ये बाहर से नहीं आए हैं और यहाँ के मूल निवासी के रूप में आप इनको देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो। अब ये तो हमारा हो गया कि यहाँ पे इतिहास क्या था। तो इतिहास में आप बता सकते हो कि यहाँ पे इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, आदि मानव के समय से है, और ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले से आने शुरू हुए थे। कुछ जगह पे ये भू सेतु और न्यू गिनी से आए थे। कुछ परंपरा के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि यहीं पर रहते थे। तो ऐसे ऐसे विचार हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी विशेषताओं को समझो। विशेषताएं भी है, ये भी आपकी 2 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है या 4 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो देखते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 के आसपास तक, लगभग इतने मान सकते हो कि 350 से 750 तक समुदाय थे। यानी 18वीं सदी के आखिरी दौर में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी एक अलग विशेषता थी, इनकी अपनी एक अलग भाषा होती थी, ठीक है। इनमें क्या होता था कि 200 से अधिक भाषाएं आज भी बोली जाती है।
सोचिए कितनी ज्यादा मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कितनी ज्यादा यहाँ पे विविधता है कि 350 से 750 के करीब समुदाय हैं और हर समुदाय की अपनी एक भाषा है, अपनी अलग पहचान है और इसमें से 200 से अधिक भाषा आज भी बोली जाती है। तो सोचो कितनी ज्यादा यहाँ पे वैरायटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देसी लोगों को का एक विशाल जनसमूह उत्तर में रहता है, यानी कि नॉर्थ में रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा जनसमूह हम कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है। छितराई का मतलब क्या है? बिखरी होना। जैसे कि मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, कुछ यहाँ भी रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ यहाँ, इस तरीके से छितरे छितरे लोग रहते हैं अलग अलग स्थान पे, मतलब फैली हुई है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगी इनकी मूल निवासियों की कुछ विशेषताएं। बिल्कुल याद कर लेना है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है। गोल्ड रश बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है आपके पेपरों में। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है, आ सकता है बिल्कुल आपके पेपर में। तो प्रश्न देख लेते हैं कि गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई जो औद्योगिक वृद्धि थी या फिर औद्योगिक क्रांति वर्ड यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे, हम कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र में जो काफी तेजी से परिवर्तन हुए थे उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी गोल्ड रश क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, देखते हैं। हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। ऐसा माना जाता था कि धरती के नीचे कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका में गोल्ड जरूर है। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, इसके कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, यानी कुछ सबूत मिले कि भाई कैलिफोर्निया में कहीं ना कहीं, यूएसए में कैलिफोर्निया में कहीं ना कहीं क्या है, सोने के कुछ ना कुछ सबूत मिल गए। तो इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यानी बहुत सारे लोगों को जब पता लगा, ये बात ना बिल्कुल अफवाह की तरह फैल गई कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में गोल्ड है, जमीन के नीचे गोल्ड है। अब जब दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को पता लग रहा है कि उस जगह पे बहुत सारा गोल्ड है, तो क्या होगा, लोग चाहेंगे ना कि हमारे पास गोल्ड आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, देखते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग का मतलब है यूरोप के वो लोग जो बिल्कुल गोल्ड लेना चाहते थे, उनको बस पता लग गया कि ऐसा है वहां पे, तुरंत भाग लिए कि अब हमें वहां से गोल्ड लेना है। यानी कि ठीक है, गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग जो बहुत ही आतुर थे अपनी किस्मत को बदलने के लिए, यानी अपनी तकदीर को संवारने की उम्मीद से अमेरिका पहुंच गए। इन्हें लगा कि भाई अब तो हमारे हाथ में खजाना मिल गया है, हम जल्दी से जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? हम अमेरिका में जाएंगे और वहां से गोल्ड ले आएंगे, इससे हमारी किस्मत संवर जाएगी। इस तरीके का इन्होंने सोचा। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। समझते जाओ पॉइंट को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अमेरिका में गोल्ड रश के कारण, जब गोल्ड रश यानी दुनिया भर से मतलब यूरोप के लोग जो थे यूएसए की तरफ आने लगे थे सोने को पाने के लिए, तो क्या क्या हुआ इसको समझते हैं, कैसे वहां पे औद्योगिक वृद्धि हो गई। तो गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। पहला पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हजारों की संख्या में चीनी मजदूर जो थे, जो चाइना के मजदूर होते थे, उनको नियुक्ति की गई। अब देखो रेलवे लाइनें अगर बिछानी है तो मजदूर वगैरह भी चाहिए, काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो ऐसे में चीनी मजदूरों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद क्या होता है कि रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग भी विकसित हो गए, अलग अलग तरह की चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा। तो उसके लिए क्या होने लगा कि सामान को बनाने के लिए जो उद्योग होते हैं, ठीक है, जो कारखाने होते हैं, वो भी विकसित हुए। फिर इसके बाद क्या होता है कि बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पे कृषि करने वाले जो टूल्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उसका भी उत्पादन यहाँ पे शुरू हो गया था। फिर क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास होने लग जाता है। तो ये कुछ मतलब गोल्ड रश के कारण ये बेनिफिट इसको मिल गए। ठीक है, तो गोल्ड रश क्या था, आपको कोई पूछे तो आप बता देना भाई कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ सोने के चिन्ह मिले थे, कुछ सबूत मिले थे, जिसके कारण यूरोप के जो लोग थे वो बिल्कुल पागल हो गए थे। उनको सोना चाहिए था कि उन्हें चाहिए, वो अपनी किस्मत बदलना चाह रहे थे कि हमें रातों रात अब अमीर बनना है। तो वो यूरोप के लोग जब अमेरिका की तरफ आने लगे गोल्ड की चाहत में, ठीक है, तो ये जो रश हुआ, जो भीड़ हुई, जो सिस्टम बन गया, इसी को गोल्ड रश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण
ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो सन 1970 के दशक में देखें तो काफी चेंजेस हुए थे, काफी परिवर्तन हुए थे। तो उससे ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग थे, उनके लाइफस्टाइल पे, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। तो देखते हैं 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप से समझने की चाहत जगी। सभी लोग चाहते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है इनके बारे में लिखना चाहते थे, इनकी संस्कृति को जानना चाहते थे, इनकी मतलब रीति रिवाजों को समझना चाहते थे। तो ये चाहत जगी थी कि इनको समझा जाए। उन्हें विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा देखा जाने लगा था कि ये लोग जो है ये क्या है, विशिष्ट संस्कृति वाले लोग हैं। मूल निवासी जो थे वो प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए जो अपनी अलग तकनीक का इस्तेमाल करते थे उनको पहचाना गया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो मूल निवासी होते, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते थे, जब जैसे भूकंप वगैरह आता है, आज के समय में हमको नहीं पता लग पाता कि भूकंप कब आएगा। अचानक से भूकंप आ जाता है, हम न्यूज देखते हैं या हमको कंपन महसूस होता है तो हम जान जाते हैं कि भूकंप है। लेकिन आप ये समझ जाओ कि ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके पहले से ही जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। कैसे जान जाते हैं? अब देखिए क्या होता है कि जब भूकंप आने वाला होता है ना तो इंसानों को तो नहीं पता लगता, लेकिन जो जंगल के रहने वाले जानवर होते हैं वो समझ जाते हैं उस चीज को। तो उनके ना व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। भूकंप आने से पहले उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। और जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, वो उस चीज को पहचानते हैं क्योंकि सदियों से वो जंगल में रहते आए हैं। तो वो जब वो जानवरों के बदले हुए व्यवहार को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है, ये जो लोग हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, काफी मतलब अच्छे से प्रकृति को समझते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं। तो मूल निवासी प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए जो अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसको पहचाना गया। मूल निवासियों के, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जानवर वाला आपको पेपर में लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। ठीक है, देखिए मूल निवासियों के धरोहर जैसे कि इनकी जो कथाएं थी, इनकी जो कपड़ा साजी थी, जो इनकी जो चित्रकारी होती थी, इनकी जो हस्तशिल्प के कौशल होते थे, इसकी बहुत तारीफें की गई। ठीक है, सराहना की गई। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने एवं लेखन योग्य थी। इनकी जो संस्कृति थी वो काफी मतलब अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी और अध्ययन करने लायक, और इनके बारे में जो चीजें थी वो लिखने की योग्य थी। मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना की गई ताकि इनकी संस्कृति का अध्ययन किया जा सके, इसको लिखा जा सके और आने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट जो है वो उसको पढ़ के समझ सके। तो ये कुछ बदलाव हुए थे। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताने थे। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में दास प्रथा, ये बहुत पुरानी प्रथा थी। दास प्रथा, मजदूर दास खरीदे बेचे जाते थे। ठीक है, तो दास प्रथा के प्रचलन और उसकी समाप्ति के जो कारण है इसको आपको बताना है। तो देखिए आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम आज से 100, 150, 200 पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब 100, 200, 400, 500 साल पीछे की तरफ जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि दास प्रथा होती थी। और दास प्रथा में क्या होता था कि दासों को खरीदा जाता था, उनको घरेलू काम कराए जाते थे, उनसे उनसे कारखानों में काम कराए जाते थे, उनसे बागान में काम कराए जाते थे। तो ये होता था। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे दास प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनको बड़ी संख्या में उपनिवेश, जो यहाँ पे जो लोगों ने, दूसरे देशों ने जो कब्जा किया, उन्होंने क्या करा, यहाँ के मूल निवासियों को दास बना लिया। और कई दासों की मृत्यु भी हो जाती थी, इनसे इतना ज्यादा काम कराया जाता था, इनको सुविधाएं नहीं दी जाती थी, इनको इनके साथ अत्याचार होता था, तो कई बार इनकी मृत्यु हो जाती थी। यहाँ पे बागानों में काम कराने के लिए दासों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बागान जो है, बाग जो है उसमें काम कराना होता था, तो ऐसे में मजदूर और दासों की जरूरत थी। तो इसलिए जब यहाँ पे लोगों की मृत्यु काफी हो गई थी तो बाहर से यानी अफ्रीका से भी दास खरीदे गए। अफ्रीका, यहाँ के मूल निवासी तो दास थे ही, प्लस में अफ्रीका के दास भी यहाँ पे लाए गए। ठीक है, कुछ समूह ऐसे थे जो दास प्रथा का विरोध करते थे। वो कहते थे कि दास प्रथा बेकार चीज है, ये इंसान के साथ अत्याचार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कुछ समूह ऐसे भी थे जो दास प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन कुछ समूह ऐसे भी थे जो दास प्रथा का विरोध नहीं करते थे। वो तो चाहते थे कि दास प्रथा हो, दासों को खरीदा जाए, बेचा जाए। लेकिन क्या हुआ, विरोध के कारण जब बहुत ज्यादा दासों का विरोध होने लगा, दास प्रथा का विरोध होने लगा, तो इनके व्यापार जो होता था, दासों का खरीद फरोख्त जो होती थी, उस पर रोक लगा दी गई। अब समझिए, दास को खरीदने पे रोक लगा दी है, लेकिन जो पहले से दास हैं उन पे थोड़ी रोक लगाई है, वो तो दास रहेंगे और उन दासों के जो बच्चे हैं वो भी दास बनेंगे। तो इस पे रोक नहीं है, लेकिन नए दास नहीं खरीदे जा सकते, इस पे रोक लगा दी गई। आगे देखते हैं। लेकिन जो अफ्रीकी लोग यूएसए में,
ठीक है, यूएसए में थे, वे और उनके बच्चे दास बने रहे। अब समझिए, यूएसए में दास को खरीदने में प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, लेकिन पहले से अफ्रीकी लोग ऐसे हैं, अफ्रीकी दास ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इन दास को और इनके जो बच्चे थे, इनको अभी भी दास बने रहने के लिए मजबूर रहना पड़ा। ये अभी भी दास ही थे, बेशक से रोक लगा दी गई हो, लेकिन ये दास थे। 1861 से 1865 की अगर बात करें तो इसमें दास प्रथा को जारी रखने वाले और इसके खात्मे की वकालत करने वालों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, 1861 से 1865 के बीच क्या हुआ, एक तरफ वो लोग थे जो दास प्रथा का समर्थन करते थे, एक तरफ वो लोग थे तो जो दास प्रथा का विरोध करते थे। इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया 1861 से 65 के बीच। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो दास प्रथा के जो विरोधी थे, जो इसका विरोध करते थे, उनकी जीत हो गई। अब ये जीत गए तो ऐसे में क्या हुआ, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे लोगों के साथ होता था, कैसे कैसे इस पे विरोध हुआ, कैसे इस पे रोक लगाई गई और क्या क्या हुआ, किस प्रकार से ये खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे बता सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों करा दिया गया और उनके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे कि कैसे इनकी जमीन से बेदखल किया गया। तो समझते हैं। देखिए क्या हुआ, 19वीं सदी में अमेरिका का जो भूदृश्य था, इसमें बहुत जबरदस्त बदलाव आया। बदलाव कैसे आया, अमेरिका में वहां के मूल बासिंदे रहते थे, या जिसको हम यहाँ पे मूल निवासी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस से बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बसने लगे। अब मूल निवासी पहले से रहते थे, अब ये भी बसने लगे बाहर के लोग आके, तो यहाँ पे भूदृश्य जो था वो बदलने लगा। अब देखो, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन और फ्रांस से जो यूरोपीय लोग जो थे, ये अमेरिका में क्यों आ रहे थे भाई। बस तो गए, पर क्यों बसे, कुछ कारण तो होगा। तो कारण ये था कि जो देखो, क्या यहाँ पे यूरोप में एक रूल होता था कि जो जैसे मान लो माता पिता हैं, इनके 2-3 पुत्र हैं, तो जो बड़ा पुत्र होता था इसको उत्तराधिकार मिलता था। ठीक है, जो छोटे पुत्र होते थे उनको उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में इन्होंने ये सोचा कि हम तो छोटे पुत्र हैं, तो क्यों ना क्यों हम अपनी खुद की अलग संपत्ति बनाएं। तो जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वो लोग क्या आकर्षित हो गए, किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ, वो यूएसए की तरफ आने लगे। इसी कारण से अमेरिका में आके ये जमीन के मालिक बनना चाहते थे, सोचते थे, ये चाहते थे कि हम खुद की जमीन ले और खुद मालिक बने, क्योंकि यूरोप में तो इनको नहीं बना जाएगा, क्योंकि इनके बड़े भाई को मिलेगा हक, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट हुए। आगे देखते हैं, कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले लोगों ने, जो जहां पे चर्च का काफी प्रभुत्व होता था, यहाँ के लोगों ने यूरोप को छोड़ दिया और ये लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अमेरिका में आके बस गए थे। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग ऐसी फसल उगाना चाहते थे और मुनाफा कमाना चाहते थे जो फसल यूरोप में नहीं उगाई जा सकती। मान लो कुछ ऐसी फसलें थी जो यूरोप में नहीं होती थी, तो ये लोग क्या चाहते थे कि ऐसी फसलों को हम यहाँ पे उगाएंगे और हम इसका व्यापार करके मुनाफा कमा लेंगे, ये ऐसा चाहते थे। ठीक है, ये लोग मूल निवासी जो होते थे, यहाँ के मूल बासिंदे जो होते थे, मूलवासी कह सकते हो, इनको बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। क्यों इनको गलत नहीं मान रहे, क्योंकि इनको लगता था कि जो मूलवासी है, मूल बासिंदे हैं, इनको जमीन का उपयोग करना ही नहीं आता। इनको पता था कि जमीन जो है उपजाऊ है, यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें उगाया जा सकता है और उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है, ये चाहते थे यूरोपीय कि हम उससे मुनाफा कमाएं, लेकिन मूल बासिंदे जो थे वो इस चीज को नहीं जानते थे, इसलिए ये इनको वहां से हटाना गलत नहीं मानते थे। ठीक है, अब देखो, मूल बासिंदे जो थे उनको इनकी जमीन से कैसे बेदखल करा गया, ये तरीके सीखो इनके, कैसे इन्होंने करा। सबसे पहला तरीका था धोखाधड़ी। इन्होंने क्या करा, मूल बासिंदों की जमीन जो थी धोखाधड़ी से कब्जा ली, पहला तरीका ये था। इसके बाद क्या था, इनको पैसा देने का वायदा किया था कि ऐसे ऐसे हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, लेकिन वायदा खिलाफी की गई। शुरू में बोल दिया हम इतने पैसे देंगे, बाद में उतने पैसे नहीं दिए। एक तो ये तरीका अपनाया गया। एक और पॉइंट ये है कि जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद, उनसे बिक्री समझौते पर दस्तखत करा दिए और उसके बाद इनको इनकी जमीन से हटा दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि अब तुम जाओ यहां से। फिर क्या था, एक कबीला था जिसका नाम था चिरोकी कबीला। इस कबीले को खदेड़ने के लिए अमेरिका की फौज का भी इस्तेमाल किया गया, तो ये भी एक तरीका था। फिर क्या था कि जहां पे पता लग जाता था कि जमीन के अंदर सीसा है या सोना है या खनिज है, अगर पता लग जाए कि भाई किसी जमीन के अंदर सोना वगैरह है, तो उस जमीन से, ठीक है, पता लगने के बाद उस जमीन से उसका जो भी वहां के मूल निवासी है, जिसकी भी वो जमीन होती थी, उसको वहां से भगा दिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ तरीके अपनाए गए।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आपको समझने, एक दो क्वेश्चन आपको याद करने में दिक्कत होगी, बट इतने मुश्किल नहीं है कि आपको याद ही ना हो पाए, तो याद कर लेना, ठीक है क्वेश्चन को। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ईएसपी। और आपको जो ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नोट्स कहाँ पे उपलब्ध होंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, गूगल में जाना है आपको, गूगल में जाके एकलव्य स्टडी पॉइंट, आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट .com सर्च करना है, हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसमें। उसके बाद आपको क्लास 11 पे जाना है, और क्लास 11 पे जैसे आपको हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं तो हिस्ट्री पे जाना है, और हिस्ट्री पे जाके जो भी आपको टर्म 1 के पढ़ने हैं, टर्म 2 के पढ़ने हैं, जैसे आप टर्म 2 के ढूंढोगे, टर्म 2 में जाना है, और जो भी चैप्टर आपके सामने आ जाएगा उसके नोट्स आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।